हेलो। पिछली वीडियो में हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप डेटा क्लीनिंग के बारे में पढ़ा था। अभी हम बाकी के बचे हुए जो स्टेप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो अगला स्टेप है डेटा इंटीग्रेशन का। डेटा माइनिंग में हमें अक्सर डेटा इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और डेटा इंटीग्रेशन का मतलब होता है अलग अलग डेटा स्टोर्स से डेटा को इकट्ठा करना। अगर हमने अच्छे से केयरफुली इंटीग्रेट किया है तो इससे हमारे डेटा के अंदर रिडंडेंसीज कम होगी और इनकंसिस्टेंसीज काफ़ी कम होंगी। जब भी हम एक डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हैं किसी दूसरे से तो हमें ये बहुत ध्यान में रखना होगा कि हमारा जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है और जो रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, तो सोर्स सिस्टम में जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो डिपेंडेंसीज हैं, वो टारगेट सिस्टम से मैच करें। डेटा इंटीग्रेशन में एक और महत्वपूर्ण इशू है रिडंडेंसी का। और कोई भी एट्रीब्यूट रिडंडेंट कब होता है? जब वो किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव किया जा सके। और इनकंसिस्टेंसी जो होती है एट्रीब्यूट में या डायमेंशन के नेमिंग में, इसकी वजह से भी हमारे डेटा के अंदर रिडंडेंसी हो सकती है। डेटा रिडंडेंसी को कम करने के इंटीग्रेशन के लिए हम रिडंडेंसी और कोरिलेशन एनालिसिस काम में लेते हैं। कुछ रिडंडेंसी को हम कोरिलेशन एनालिसिस के द्वारा मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं तो कोरिलेशन एनालिसिस जो है ये मेजर कर सकता है कि एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है कितनी आसानी से निकाली जा सकती है। अगर हमारा एट्रीब्यूट नॉमिनल है तो हम कोरिलेशन एनालिसिस के बजाय काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करते हैं। न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स के लिए हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट या फिर कोवेरिएंस भी निकाल सकते हैं, जो दोनों ही ये बताते हैं कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू से किस तरह से घटती बढ़ती है। एक और तरीका है डेटा इंटीग्रेशन के समय ध्यान में रखने का, वो है डेटा डुप्लीकेशन। तो अगर डेटा डुप्लीकेशन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक या दो या उससे ज़्यादा टपल्स डुप्लीकेट हो गए हैं, तो हमें उनको भी रिमूव करना होता है। उस डेटा इंटीग्रेशन के बाद आता है डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन का मतलब होता है कि हमारा जो डेटा है उसका छोटा रूप हम ले रहे हैं, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो तो सेम आए और हमारे जो डेटा है उसकी इंटीग्रिटी भी बने रहे, मगर हमारा डेटा का जो साइज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। डेटा रिडक्शन स्ट्रैटेजीज में डायमेंशनली रिडक्शन, न्यूमेरिसिटी रिडक्शन और डेटा कंप्रेशन को उपयोग में लिया जाता है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स की संख्या को काफ़ी कम कर देते हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए हम डेटा एन्कोडिंग स्कीम्स को अप्लाई करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा सेट है उसका कॉम्प्रेस्ड वर्जन हमें मिल सके। डायमेंशनलिटी रिडक्शंस के लिए जो मेथड काम में लिए जाते हैं उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी होता है, जो ट्रांसफॉर्म कर देता है ओरिजिनल डेटा को स्मॉलर स्पेस पर। एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन भी एक तरीका है डायमेंशनली रिडक्शन का, जिसमें हम इररिलेवेंट या वीकली रिलेवेंट या रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स या डायमेंशंस को सीधे सीधे रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा हम न्यूमेरिसिटी रिडक्शन भी काम में लेते हैं। न्यूमेरिसिटी रिडक्शन क्या करता है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी संख्या को कम कर देता है, लेकिन हमारे डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको बचा कर रखता है। न्यूमेरिसिटी रिडक्शन में हम डेटा को रिप्लेस कर देते हैं छोटे रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, कुछ पैरामेट्रिक मॉडल्स को यूज़ करके, जैसे डेटा एग्रीगेशन है, क्लस्टर्स हैं, हिस्टोग्राम है। इन मेथड्स को यूज़ करके हम डेटा का छोटा रिप्रेजेंटेशन काम में लेते हैं। फिर डेटा कंप्रेशन क्या करता है कि डेटा को कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर ओरिजिनल डेटा को हम वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकें कंप्रेस्ड डेटा की मदद से, बिना किसी इंफॉर्मेशन के नुकसान के, तो हम ऐसे रिडक्शन को लॉसलेस डेटा रिडक्शन भी कहते हैं। डेटा रिडक्शन के कुछ मेथड्स हैं, उनमें पीसीए, एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन, हिस्टोग्राम, रिग्रेशन मेथड्स, क्लस्टरिंग, सैम्पलिंग, डेटा क्यूब एग्रीगेशन इत्यादि शामिल हैं। अगला मेथड है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं या कंसोलिडेट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में जो कि माइनिंग के लिए ठीक है।
डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हम काम में लेते हैं, जिसमें पहला है स्मूथिंग। स्मूथिंग में हम नॉइस को रिमूव करते हैं, और जो टेक्निक स्मूथिंग के लिए काम में ली जाती हैं उसमें बिनिंग, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग इत्यादि आते हैं। स्मूथिंग टेक्निक हम डेटा क्लीनिंग के लिए भी काम में लेते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा मेथड है एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन, जहां पर हम नए एट्रीब्यूट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स की मदद से हम माइनिंग करते हैं। तीसरा मेथड है एग्रीगेशन, जहां पर हम डेटा की समरी या एग्रीगेशन ऑपरेशंस डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम डेली सेल्स के बजाय हम मंथली या एनुअल सेल्स ले लें। ये जो स्टेप है, हम डेटा ट्यूब को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो कि डेटा एनालिसिस के काम आता है, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तब काफ़ी उपयोगी है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ और मेथड्स हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हम एट्रीब्यूट का जो डेटा है उसकी वैल्यू को स्केल कर देते हैं, ताकि वो काफ़ी स्मॉलर रेंज में आए, जैसे -1 से 1 या फिर 0 से 1। अगला तरीका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का है डिस्क्रिटाइजेशन, जहां पर हम कंटिन्यूस नंबर्स को कैटेगरीज में बदल देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मान लीजिए एज के लिए, तो हम उनको कुछ इंटरवल्स में, जैसे 0 से 10, 11 से 20, इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, या कंसेप्चुअल लेवल में जैसे यूथ है, एडल्ट है, सीनियर, इसको भी यूज कर लेते हैं। डिस्क्रिटाइजेशन का जो तरीका है वो हम डेटा रिडक्शन के लिए भी काम में लेते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का अगला तरीका है डेटा इनकोडिंग, जो डेटा का फॉर्मेट, स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन कैटेगरिकल लेबल्स का इस तरह से बदल देता है कि वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, जैसे कि हम इंटीजर्स में बदल जाता है, जिससे कि हम उस डेटा के ऊपर मैथमेटिकल मॉडल्स को काम में ले सकें। अगला तरीका है कंसेप्ट हायरार्की जनरेशन, जो कि हम नॉमिनल डेटा के लिए ज़्यादातर काम में लेते हैं, जहाँ पर एट्रीब्यूट जैसे कि गली, उसको हम हायर लेवल पे जैसे सिटी या कंट्री के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसमें हमारे पास इस डायग्राम में डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा रिडक्शन का डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जब हम डेटा रिडक्शन करते हैं तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए हमने नंबर ऑफ डायमेंशन 126 से 115 कर दिया, और न्यूमेरोसिटी रिडक्शन में हमने डायमेंशन 2000 से 1456 कर दिया। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव सभी थी, और हमने उन सभी वैल्यूज़ को माइनस से लेकर +1 तक के बीच में -0.02 यानी कि -1 से लेकर +1 की रेंज में कर दिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह हमने कुछ क्लस्टर्स बनाए हैं आउटलायर एनालिसिस के लिए, जहाँ पर जो भी पॉइंट्स इन क्लस्टर के बाहर हैं, इनको हम आउटलायर्स का नाम दे सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।